नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस के YouTube चैनल पर। और ये YouTube चैनल, ये समर्थ क्लासेस आपको बनाएगी हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो जितने भी बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं अपने आप को एसआई बनाने के लिए, इस वर्दी को पाने के लिए, क्योंकि हमें हमारे सपनों के लिए जुटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आप को बेहतर बनाने की। हम आपके साथ जुड़कर आपके आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं कुछ बेहतर करने के साथ। हमने शुरुआत कर दी है मेवाड़ की। तो पहले इतना जान लेते हैं कि क्या जान लिया है हमने मेवाड़ के बारे में। क्या जानते हैं हम मेवाड़ के बारे में? मेवाड़ जिसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता? शिवी जनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका या मध्यमिका कहते थे। उसको नगरी भी कहते हैं और वर्तमान में हम उसे जानते हैं चित्तौड़गढ़ के नाम से। ये था मेवाड़ का। मेवाड़ में उस समय मेर या मेव जाति राज करती थी, अधिकार था। अब वो मेर या मेव जाति क्या करती थी? मल्लेच्छों से संघर्ष करती थी। मल्लेच्छों के साथ युद्ध कर उनकी चर्बी को काट के पूरे क्षेत्र में बिखेर रखा था। और इस चर्बी को कहते हैं मेद कहने के कारण उस जगह का नाम पड़ गया मेदपाट, क्योंकि वहां मल्लेच्छों की चर्बी ही चर्बी बिखरी हुई रहती थी। और प्रागवाट कहते हैं क्योंकि यह वो जो मेव जाति थी उनकी शक्तिशाली शासन का प्रतीक था, इसलिए प्रागवाट कहते हैं। इतना हमने मेवाड़ के बारे में जाना। अब चलते हैं मेवाड़ के गोहिल वंश में। तो क्या जानते हैं हम गोहिल वंश के? किसने की गोहिल वंश की स्थापना? गोहिल या गुहादित्य ने, जो शिलादित्य या पुष्पवती का पुत्र था। शिलादित्य या पुष्पवती का पुत्र, जो फिल्मी स्टाइल में पूरे वंश खत्म हो गया, पूरा नगर खत्म हो गया, लेकिन वो अकेला बचा। क्यों? क्योंकि उसकी माता, उसको जन्म देने वाली माता उस वक्त मर गई। और फिर उसका पालन पोषण किया एक ब्राह्मण महिला ने, जिसका नाम था कमलावती, जो कहाँ की थी? वीरनगर की रहने वाली कमलावती ने उसका ब्राह्मणों की तरह पालन पोषण किया। लेकिन वो किनके साथ रहता था? भीलों के साथ। और उन्हीं भीलों के साथ मिलकर उसने मेवाड़ को जीता। मेवाड़ को जीतकर मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। कब? 566 ईस्वी। यहाँ तक हमने जान लिया। तो हमारी कहाँ तक पहुंची? हमारी कहानी पहुंच गई गोहिल वंश। गोहिल ने स्थापना कर ली काय की? गोहिल वंश की मेवाड़। अपनी राजधानी बना लिया है नागदा। तो अब कहानी चलेगी इससे आगे। और गोहिल को क्या कहते हैं? गोहिल वंश का संस्थापक। तो शुरुआत करते हैं। अब अपने आज को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो चलिए आज कुछ बेहतर करते हैं, कुछ बेहतर बनाते हैं अपने आप को। हम शुरुआत करेंगे आज बप्पा रावल की। तो पहले बप्पा रावल क्या थे उनके बारे में जानते हैं। तो जो गोहिल चल रहा था, उस गोहिल वंश की 8वीं पीढ़ी में आगे जाकर एक जना पैदा हुआ जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय कहते हैं उसको, या नागादित्य। लेकिन वो बहुत क्रूर शासक था। जिन भीलों की सहायता से गोहिल ने सबको जीता था, जो मेवाड़ जीता था, मेवाड़ में शासन की स्थापना की, उसने उन्हीं पर कर लगाना शुरू कर दिया, उन्हीं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो भीलों ने क्रोध में आकर एक दिन जब वो जंगल में गया था शिकार पर, तो वहां नागादित्य की हत्या कर दी। अब यह खबर पहुंचती है महल में पता चलता है कि राजा की हत्या हो गई। तो अब जो रानी थी उसको डर होता है, उनका जो 3 वर्ष का बालक होता है कालभोज, कहीं उसकी भी हत्या तो नहीं कर देंगे। तो वो क्या करती है? अब यहाँ फिर से वही कहानी दोहराई है। अब वो जो कमलावती थी जिसने गोहिल को पाला था, उसी के वंशज ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में
इन्हीं के शासन में थे। तो वो रानी क्या करती है, अपने 3 वर्ष के पुत्र को उन्हीं वंशजों के हाथ में दे देती है और वही वंशज उसको महल से ले जाकर एक अलग नगर में ले जाते हैं। यहाँ सारे शिव भक्त होते हैं। अब काल भोज वहीं ब्राह्मणों के साथ पलता बढ़ता है, लेकिन वो क्या था, क्षत्रिय, तो उसका मन पढ़ाई वढ़ाई में इन सब कामों में नहीं लगता। उसके अंदर तो वही कि मेरे को तो काम मत करना, मतलब मेरे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, मैं तो आपकी गाया चरा लिया करूँ। तो काल भोज वह गाया चराने का काम करने लग गया। तो वही काल भोज जो 3 वर्ष का बालक था, बड़ा होते होते गाया चराने का काम करने लग गया। लेकिन एक काम हुआ था, जब वो गाय को चराने जाता था तो उनमें से एक गाय थी, जब वो गाय चर चुरा के शाम को आती तो उसके थनों में दूध ही नहीं होता था। तो अब उन ब्राह्मणों को शक हुआ, वहां जो रहते थे, कि यार ये बप्पा रावल है ना, ये बप्पा रावल मतलब काल भोज नाम, काल भोज सारा दूध पी जाता है। और जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन सबको फिर भी उन पर शक था, तो उन्होंने एक सच्चाई का पता लगाते एक दिन वो उसी गाय के पीछे पीछे गए, तो जाकर देखा गाय एक जगह जाकर जहाँ बील पत्र के ढेर लगे हुए थे, उन्हीं बील पत्रों पर अपना दूध पूरा त्याग देती थी। बप्पा रावल वहां गए, उन्होंने उन बील पत्रों को हटाया तो देखा वहां पर वो गाय अपना दूध अर्पित कर देती थी और वहीं पर तपस्या कर रहे थे हारित ऋषि। अब कहानी आगे बढ़ेगी, उससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नागदत्ते के बारे में। महेंद्र द्वितीय या नागदत्ते। महेंद्र द्वितीय या नागदत्ते गुहिल वंश की 8वीं पीढ़ी में पैदा हुआ। भीलों पर मनमाने कर लगाकर अत्याचार किया। भीलों ने जंगल में घेर कर नागदत्ते की हत्या की। हत्या कर अब आते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल, तो अब बप्पा रावल की कहानी को हम एक बार और देख लेते हैं। क्या हुआ था, मेवाड़ से बप्पा रावल को कौन ले गए, पुरोहित कमलावती के वंशज। कमलावती के वंशज अपने साथ ले गए ब्राह्मण गांव में शिव भक्त। बप्पा रावल अब क्या करते थे, गाय चराने का काम करते थे।
क्या हुआ था, एक शिवलिंग था, इस पर पत्ते। अब वो जो गाय थी ना, वो सारा दूध इस शिवलिंग पर अर्पित कर देती थी। इस शिवलिंग पर अर्पित कर देने के बाद जब उन्होंने पत्तों को हटाकर देखा तो वहां पर एक शिवलिंग था। वहीं पर तपस्या कर रहे थे एक मुनि। तपस्या कर रहे थे मुनि। बप्पा रावल के वहां जाने से उन मुनि की तपस्या बंद हो गई। लेकिन जब उन्होंने बप्पा रावल को देखा फिर भी वो उस पर क्रोधित नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति की मंशा, जो साधु महात्मा होते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके मन को पहचान लेते हैं, उसके काम के करने के पीछे के कारण को पहचान लेते हैं। तो ये थे हारित ऋषि। हारित ऋषि और कौन से संप्रदाय के थे? पाशुपत संप्रदाय। हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के थे। अब बप्पा रावल इन्हीं की सेवा में लग गए, दिन रात इन्हीं की सेवा करते। अब कहानी पहुंचने वाली है कि बप्पा रावल जो गांव में रहता है बच्चा, अब वो एक राजा कैसे बना, सबसे प्रतापी शासक कैसे बना, वो वंश। तो जो हारित ऋषि थे, हारित ऋषि ने जब उनके जाने का समय आया तो अपनी तपस्या से उन्होंने बप्पा रावल के लिए, जो उनके विशिष्ट सेवक थे, उनके लिए कुछ मांगा भगवान शिव से। तो भगवान शिव ने उनको एक पान दिया कि यह पान उसको दे देना तो वो अमर हो जाएगा। तो इन्होंने यही किया, क्योंकि अगला दिन था जब ये स्वर्ग जाने वाले थे धरती पर से। तो इन्होंने कह दी थी बप्पा रावल से कि सुबह आ जाना इसी टाइम। अब इधर तो ये देखो, इधर तो ये स्वर्ग में जाने के लिए ये उड़न खटोला है। यहां पर खड़े हुए हैं हारित ऋषि। अब हारित ऋषि को ये उड़न खटोला लेने आ गया स्वर्ग। अब स्वर्ग जाने ही वाले थे, तो इतने में इनको दूर से बप्पा रावल आते हुए दिख गए। भैया तो इन्होंने कि रुको 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 भैया, आ गया मेरा सेवा कर गया, फिर चलते हैं। तो इन्होंने बप्पा रावल से की, तो इन्होंने बप्पा रावल से की अपना मुंह खोलो। बप्पा रावल ने मुंह खोल लिया। तो जो ये हारित ऋषि थे ना, इन्होंने पान की पीक थूकी बप्पा रावल के मुंह में। लेकिन हुआ क्या, बप्पा रावल ने जब देखा कि यार मेरे, एक बात बताओ, कोई भी आपके मुंह में पान की पीक थूकना चाहेगा तो आप क्या वहां खड़े रहोगे? कहाँ खड़े रहोगे? पीछे हटियोगे। तो बप्पा रावल ने दी यही पान की पीक पीछे हट गए। तो ये पान के पीक जाकर इनके कदमों में गिरे। तो ये होते ही हारित ऋषि ने क्या, मूर्ख इंसान क्या किया है तूने, इतनी बड़ी मुश्किल से मैंने अमृत का वरदान मांगा था तेरे लिए और तूने उसे विफल कर दिया। चल फिर भी कोई बात नहीं, वो पान की पीक अगर तेरे मुंह में जाती ना तो तू अमर हो जाता। चल तेरी किस्मत में ही नहीं होगा, लेकिन वो पान की पीक तेरे कदमों में किए ना, तो जा तुझे आशीर्वाद है, तू जीवन में कभी नहीं हारेगा और चित्तौड़ का जो शासन है, चित्तौड़ का तू राजा बनेगा। इसके अलावा
उन्होंने एक खजाने का पता बताया बप्पा रावल को। तो उस खजाने से इकट्ठा कर उस खजाने को खोज और उससे एक सेना खड़ी कर और चित्तौड़ पर हमला करते हैं और चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हराकर वहां का शासन। तो यही किया बप्पा रावल ने। बप्पा रावल चले चित्तौड़गढ़। तो ये रहा चित्तौड़गढ़। कहां पर स्थित है? मेसा के पठार। इसको बनवाया था चित्तौड़ के नाम से शुरू हुआ चित्रांगद मौर्य। और उस समय शासक कौन था? वो याद है मान मौर्य का शिलालेख 713 ईस्वी, इसी का है मान मौर्य। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी, 734 ईस्वी मतलब 700 वर्ष, ईसा के जन्म के 700 वर्ष गुजर गए। उसके बाद 30 साल और गुजर गए। इसके बाद जो ये चौथा साल था, इस चौथे साल में इन्होंने हमला किया चित्तौड़ पर और राजा मान मौर्य को हराकर बन गए चित्तौड़ के शासक। अब जो ये कहानी है ना, ये हमें कहां से पता पड़ती है? तो अब आता है विषय। ये पढ़ती है हमको एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति किसकी है भैया? वैद्यनाथ प्रशस्ति। अब भाई साहब ये वैद्यनाथ हैं कौन? पता है आप लोगों को? स्वयं भगवान महादेव, उन्हीं को कहा जाता है वैद्यनाथ। वैद्य जो उपचार करे, इलाज करे, वही वैद्य। तो उनमें भी नाथ हैं, वैद्यनाथ महादेव। उस प्रशस्ति से हमें पता चलता है इस कहानी के बारे में कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो बप्पा रावल थे, उन्होंने इस चित्तौड़गढ़ को जीता और उस पर शासन किया। इसके बाद अब क्या क्या हुआ, इतनी कहानी तो बैठ गई दिमाग, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन लिख लेते हैं। और क्या हो, एक और बात, जीत गए ना। जीतने के बाद जो ये शिवलिंग था ना, यहीं इन्होंने जहां शिवलिंग मिला था, एक मंदिर बनवा दिया। इसका एक लिंग ही कम, जी का मंदिर। एकलिंग जी को मानने वाले कौन? पाशुपत संप्रदाय के, जो एकलिंग जी को मानते थे। और इसके प्रवर्तक थे पाशुपत संप्रदाय के लकुलिश। प्रवर्तक। तो उतारिए इसको थोड़े से। हाँ, तो शुरू करते हैं लिखना। बप्पा रावल गुहिल वंश के वास्तविक, कल मैंने एक बात की थी आपसे, वो सिर्फ संस्थापक है,
लेकिन गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक किनको कहा जाता है? बप्पा रावल। क्या किया इन्होंने? हारित ऋषि के आशीर्वाद से कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ को जीता। और यह हमें पता कहां से चलता है? वैद्यनाथ प्रशस्ति में वर्णन है। अब जब ये बन गए पूरा, तो इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के। अब भाई कोई भी खुश होगा तो वो क्या करता है? जब राजा बनता है तो ऐसे ही काम करता है, सोने के सिक्के चलवा दिए। और सोने के सिक्के चलवाना यह इस बात को बताता है कि वो बहुत समृद्ध थे, क्योंकि सोने के सिक्के हर कोई नहीं चलाता था। अब आपको याद होगा तो आप पिछली क्लास को याद करना। पिछली क्लास में मैंने लिखवाया था तो गोहिल ने चलवाए थे शासक बनने के बाद चांदी के सिक्के, और शिलादित्य ने चलवाए थे तांबे के सिक्के। सोने के सिक्के चलवाए। तो सोने के सिक्के चलवाए 115 ग्रेन के। तो सोने के सिक्के चलवाए 115 ग्रेन। इसके अलावा क्या किया? अब किसके आशीर्वाद से बने थे? हारित ऋषि के आशीर्वाद। हारित ऋषि किस संप्रदाय के थे? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना की थी, यूं कह सकते हैं प्रवर्तक थे लकुलिश, जिनको दंडधारी भी कहते हैं। दंडधारी। इनको शिव का अवतार माना जाता है। शिव के अवतार। अब ये हो गया तो आपको याद है एक शिवलिंग मिला था जिस पर गाय दूध चढ़ा था। तो उसी शिवलिंग पर, जहां वो शिवलिंग स्थित था, वहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। कहां पर? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। और वहीं पर लकुलिश मंदिर, लकुलिश मंदिर, क्योंकि एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया तो जिनके आशीर्वाद से बनवाया
वो किनको मानते थे? लकुलिश। तो लकुलिश का भी मंदिर बनवाया, और वो भी कहाँ? कैलाशपुरी में। एक और मंदिर बनवाया जिसका नाम था सहस्त्रबाहु। सहस्त्र मतलब हजार, बाहु मतलब हाथ। यह समर्पित था भगवान विष्णु को, जिसको सास बहु मंदिर कहा जाने लगा। सास बहु का मंदिर ये है नागदा। तो देख लिए सहस्त्रबाहु मंदिर। बप्पा रावल के बारे में हम कितना जाने? गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता। चित्तौड़गढ़ को जीता, विजय हासिल करी चित्तौड़गढ़ पर। फिर सोने के सिक्के चलवाए 115 ग्रेन। इनको अलग अलग पॉइंटों के रूप में ध्यान रखिए। इसके बाद क्या? मंदिर निर्माण। मंदिर तो कौन कौन से मंदिर बनवाए? एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी में, लकुलिश मंदिर यह भी कैलाशपुरी में, और सहस्त्रबाहु या सास बहु का मंदिर यह है नागदा में। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नागदा। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी वही थी नागदा, जो गोहिल की थी। राजधानी नागदा। अब इनके बारे में और क्या क्या बातें सुनने को मिलती है तो सुनिए। कहा जाता है कि इनका साम्राज्य फैला हुआ था खुरासान, मध्य एशिया में खुरासान से लेकर ईरान और इराक तक के राजाओं को इन्होंने हरा रखा था। जो मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं ना, मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने राजा दाहिर से इनको हराया था। उसके बाद वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? यही थे कारण, क्योंकि इन्होंने वहीं उसको रोक लिया था, वहीं हराया। उसके बाद जाकर ईरान और इराक के शासक को भी हराया, जिससे उनकी हिम्मत नहीं हुई इनके रहते यहाँ कदम भी रखने की। कहा जाता है कि इनके कम से कम 100 रानियां थी। 100 तो यहाँ की रानियां, और 35 रानियां मुस्लिम थी। ये इनके बारे में कहा जाता है, सुनने को मिलती है, लेकिन ये सब पेपर में आता नहीं है, इसलिए लिखाने का कोई मतलब नहीं। अब इसके अलावा क्या? 753 ईस्वी में संन्यास ले लिया। इनकी समाधि नागदा में है, 1 मील दूर। किससे? एकलिंग जी के मंदिर से, एकलिंगनाथ जी के मंदिर से। तो ये पूरे हो गए हैं बप्पा रावल। अब इनके बारे में एक दो बातें और कही जाती है जो हम लिखेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बप्पा रावल जी के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या करा उन्होंने? हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। चित्तौड़गढ़ को जीता। कब जीता? 734 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद उन्होंने खुशी में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलवाए।
उनकी राजधानी वही रही जो गोहिल की थी, क्या? नागदा। फिर इन्होंने क्या करा, अपने जिन गुरु के आशीर्वाद से इन्होंने वो जीता था किला, उनके सम्मान में जो शिवलिंग था, एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया वहाँ। और उनके जो पाशुपत संप्रदाय था, उसके जो प्रवर्तक थे लकुलिश, उनका भी मंदिर बनवाया। और एकलिंग जी का जो ये मंदिर है ना, यह पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ कही जाती। तो इन्होंने 3 मंदिर बनवाए, एक लिंगनाथ जी का मंदिर, लकुलिश का मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर। इसके बाद इन्होंने 753 ईस्वी में इन सबसे संन्यास लिया। इनकी समाधि भी एक लिंग जी का जो मंदिर है ना, उससे 1 मील दूर पर नागदा में बनी हुई है। अब इनके नाम को लेकर बहुत डाउट रहता है। जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड और मोहनोब नैन्सी, इन दोनों के अनुसार काल भोज मूल नाम है। क्या है? काल भोज मूल नाम है और बप्पा रावल उपाधि है, जो उपाधि हारित ऋषि ने दी। अब यही एक और आते हैं भैया, रणकपुर वाले। रणकपुर की प्रशस्ति। अब जो ये है ना रणकपुर प्रशस्ति वाले, रणकपुर वाले क्या कहते हैं कि भैया काल भोज और जो ये बप्पा रावल है, ये दोनों ही अलग अलग हैं भैया। काल भोज और बप्पा रावल ये दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई समानता नहीं। तो ये सबकी अपनी अपनी धारणा, अपन को तो अपने अनुसार याद रखना। इसके बाद नाम आता है रावलपिंडी। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में। इसके लिए कहा जाता है कि रावलपिंडी राम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि रावलपिंडी जब ये इनको विदेशियों को, मल्लिचों को हराते हुए वहां गए, तो इन्होंने रावलपिंडी को अपनी सैनिक चौकी बना लिया और वहीं पर से शासन को संभालने लगे। तो इन वीर और सबसे प्रतापी शासक गोहिल वंश के, गोहिल वंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन बने? बप्पा रावल। अब इनके बारे में 2-3 बातें और है जो मजेदार है, जो बस आप सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं। ये 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ का इनका दुपट्टा था। एक झटके में तलवार से ये 2 भैंसों की बलि दे देते थे, सिर्फ एक झटके में। इनकी तलवार थी 32 मण की, एक मण में 40 किलो होता है, इस हिसाब से 1280 किलो की इनकी तलवार होता था। एक बारी में 4 बकरों का खाना खाते थे, 4 बकरे एक बारी में खाते थे।
ये तो भैया इनकी महाकथा है। और इनकी सेना में 12,72,000 रहने थे, जिसके कारण इन्होंने आसपास के सब लोगों को रोन दिया था। तो यह बप्पा रावल की महानता, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की महानता के कारण इनका वंश आज तक जाना जाता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों मित्रों, आ रहा है ना मजा? तो बप्पा रावल कंप्लीट हो चुके हैं। तो यही होता है पढ़ने का तरीका। पहले आप उसकी कहानी को समझ लें, दिमाग में उनकी एक इमेज बन जाए। जिस तरह से हम पेंटिंग बनाते हैं ना, वैसे ही एक बार पेंटिंग बन गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर कैसे देना है, किस किस बात को हमको उसमें जोड़ना है, किसको ध्यान रखना है। क्योंकि एक बार हमारा दिमाग में इमेज बन गई, फिर हम उस पर कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी याद रख सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। तो हमने यही करा, बप्पा रावल की कहानी जान ली, फिर उनके जो मेन चीज़ें थी जो हमको पेपर के लिए, अपने एग्जाम के लिए याद रखना। और बप्पा रावल एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट मेवाड़ में, या तो महाराणा प्रताप ये, और एक महाराणा कुंभा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेवाड़ में पूरा। अब इनके बाद एक और शासक आते हैं, अल्लट। अल्लट, जिनको आलू रावल भी कहते हैं, आलू रावल। ये बहुत बुद्धिमान शासक था भैया। उस समय एक जाति थी हुमू जाति, ये भी वही विदेशी मल्लेच्छों की तरह, ये भी हमारे ऊपर आक्रमण करती रहती थी। तो क्या करा इसने, ताकतवर तो था ही सही, बुद्धिमान भी था, इसलिए कहाँ तक बार बार लड़ाई। तो इसने प्रस्ताव रख दिया हम लोगों के आगे कि मैं तुम्हारी जो राजकुमारी है उनसे विवाह करना चाहता हूँ। अब हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई मना कैसे करें इससे, क्योंकि एक पावरफुल शासक था। शादी, अपनी लड़की की शादी कोई भी राजा तभी करता है जब या तो सामने वाला राजा उससे अधिक ताकतवर हो या उसके बराबर का। तो इस बात से सिद्ध होता है कि जो तो विदेशी जातियाँ अपने आप को महान मानती थी, जब वो इनके आ गए अपने आप को बहुत पौना समझती थी। अब एक बार बताओ, अपनी बेटी को दे दिया तो क्या उस पर कोई हमला करे? इस तरह से हमले भी रुक गए, काम भी हो गया। तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ये पहला पॉइंट है। अब इसके बाद ये थोड़ा क्या आलसी था, आलसी शासक भी कहते हैं इसको, आ से आलसी शासक। क्यों? क्योंकि इसमें नौकरशाही की शुरुआत की। तो प्रश्न उठता है, ये नौकरशाही क्या है? जब कोई नौकर शाही अंदाज में रहता है, शाही अंदाज में रहता है तो उसे नौकरशाही। अब कैसे? IAS IPS क्या है? नौकर हैं, जनता के नौकर कहते हैं। इतने MLA MP ये कौन है? जनता के नौकर। अपने आप को जनता के नौकर ही कहते हैं, लेकिन ये नौकर कितने शाही अंदाज में रहते हैं। इनके सभी सुविधाएं होती है घर में, इनमें हर काम के लिए नौकर लगा होता है। सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, सरकार की तरफ से पेट्रोल मिलता है, सरकार की तरफ से लाइट पानी और सुविधा मिलती है। तो क्या शाही अंदाज है, नौकरशाही है, यही है नौकरशाही। तो भैया बहुत आलसी था, तो इसने किया नौकरों को क्या फुल आराम दे दो और उनसे कहो कि भाई अब मन से काम करो तुम। तो ये उसने शुरू कर दिया नौकरशाही। अब इसने एक और नया काम किया। राजधानी क्या थी? नागदा। तो नागदा से इसने राजधानी बनाया।
आहड़ या आघाटपुर। आघाटपुर सबसे समृद्ध नगर और व्यापारिक केंद्र। तो ऐसा समझा जा सकता है कि आलू रावल के समय में मेवाड़ बहुत समृद्धि पर था, क्योंकि बप्पा रावल के समय में भी समृद्धि था, तो आलू रावल के समय में भी बहुत समृद्धि पर था। और जो आहड़, जिसको इसमें राजधानी बना, क्या है, राजधानी। आलू रावल, देखो अ से आलू रावल, अ से आलसी शासक और अ से ही इसने आहड़ को राजधानी बना। सबसे समृद्ध और व्यापारिक केंद्र था उस समय का। अब व्यापारिक केंद्र, इसकी और बातें पता पड़ती है। इसने क्या उस वक्त मंदिरों का निर्माण भी करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और एक जगत अंबिका, जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर भी बनवाया। इसे क्या कहते हैं, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो। हाँ, तो आलू रावल की अल्लज की कितनी बातें ध्यान रखनी है हमको। पहला क्या करा इसने, हूण राजकुमारी से, हरिया देवी से विवाह किया। आलसी शासक था तो नौकरशाही की शुरुआत करवा दी। राजधानी नागदा से आहड़ को बना दिया। आहड़ सबसे समृद्ध नगर और व्यापारिक केंद्र था उस समय का। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। एक जगत अंबिका मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन कोई भी इतना प्रभावी नहीं था कि उनको याद रखा जाए। इनकी एक बात और थी, इनके पिता का नाम था भृतभट्ट। भृतभट्ट द्वितीय। इसके बाद आते हैं शक्ति कुमार। बीच में भी बहुत सारे शासक आए। एक कमजोर शासक, कमजोर शासक। इसके समय में परमार शासक मुंज ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़। और जीत लिया चित्तौड़गढ़। मुंज जीत लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने अपने भतीजे को, इसका भतीजा था, भतीजा, इसने सिंहासन बत्तीसी की कहानियां सुनी है। सिंहासन बत्तीसी की जो राजा कहानियां सुनता है ना, उसका नाम रहता है भोज परमार। ये वही भोज परमार है, इसने सिंहासन बत्तीसी की कहानियां सुनी थी। तो ये राजा भोज परमार उस समय राजा नहीं था, उस समय तो सिर्फ
ये वहाँ शासन संभालता था। तो ये रहा था चित्तौड़ में 1021 से 1031 ईस्वी तक। अब भैया वहाँ रहा है तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा, तो इसने एक मंदिर बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। नारायण मंदिर, जिसको समिद्धेश्वर मंदिर या मोगल मंदिर क्या है, उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर जो बनवाया, बाद में जब वो जर्जर हो गया था, टूट फूट रहा था, तो मोगल ने उसका निर्माण करवाया। तो उसका नाम रखा समिद्धेश्वर मंदिर, और मोगल ने उसका निर्माण करवाया, इसलिए उसको मोगल मंदिर भी कहा जाता है। ये जानकारी हमको मिलती है अस्थि कुंड के शिलालेख से। अस्थि कुंड के शिलालेख से। अब ये जो शिलालेख है ना, ये प्रशस्ति को याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई जगह थी अस्थि कुंड, कोई कुंड होगा जिसका नाम था अस्थि, वहां पर हमको एक शिलालेख मिल गया। ठीक, ऐसे ही कोई भी जगह है, उसका आगे का नाम कि हाँ वो कोई जगह थी, इमेजिन करो वो कोई जगह थी, वहां पर एक शिलालेख मिला, और उस शिलालेख को उस जगह के नाम से कह दिया अस्थि कुंड का शिलालेख। जैसे हमने पढ़ा था वैद्यनाथ प्रशस्ति, तो वैद्यनाथ मंदिर होगा, जगह होगी, वहां पर वो प्रशस्ति लग रही होगी, तो वैद्यनाथ प्रशस्ति। तो अस्थि कुंड के शिलालेख से हमको पता चलता है कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था परमार्थ। एक और पता पड़ता है, कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि इसने वहां पर भोजसर तालाब का भी निर्माण करवाया। अब ये यहाँ इतने समय तक रहा, फिर ये अपने राज्य में चला गया। अब यहाँ बीच में बहुत सारे काम हुए थे, अंबा प्रसाद शासक था, शुचि, वेरी सिंह, बहुत सारे शासक आए, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इन सब के बाद अब अगला शासक आएगा। पहले आप एक काम करो, इसको उतार लो, फिर बताऊंगा। हाँ, तो अब हमारी क्लासेस समापन होने वाला है आज का। शक्ति कुमार के बारे में हमने लिख लिया। शक्ति कुमार एक कमजोर शासक था। परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने भतीजे को यहाँ रहने भेज दिया। उसका भतीजा यहाँ रहा, उसने वहाँ पर त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया। त्रिभुवन, तीन भवन, किसके? नारायण के, उनका मंदिर बनवाया, जिसका नाम समिद्धेश्वर मंदिर भी है, जिसे मोगल ने दोबारा बनवाया था। कहाँ से पता चलता है? अस्थि कुंड के शिलालेख से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमारा चलता है पता कि भोजसर, इसने एक तालाब भी बनवाया था, जिसको भोजसर तालाब भी कहते हैं। इन सब के बाद शासक आता है रणसिंह। या जिसको कर्ण सिंह भी कहते हैं। पहले शक्ति कुमार का समय भी लिख लेते हैं। 977 से 993 ईस्वी। इसके बाद रण सिंह आते हैं 1058 ईस्वी। रण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब ये शासक बन गए ना, इन्होंने
अहोर नाम की पहाड़ी पर एक किला बनवाया। इनके दो पुत्र थे, शेम सिंह और राहा। अब शुरुआत होती है, यहाँ गुहिल वंश समाप्त, मतलब गुहिल वंश जो नाम था उससे समाप्त और शुरुआत होगी नए सिरे से। शेम सिंह जिन्होंने रावल शाखा, अपने वंश की रावल शाखा की शुरुआत की, और राहा जिन्होंने अपने वंश के राणा शाखा की शुरुआत की। सिसोदा ग्राम, जिसे एक ठिकाना बना दिया, और यही शाखा, यही राणा शाखा सिसोदिया कहलाई आगे जाकर। सिसोदिया कहलाए। तो आज के लिए मेरे शेरों सिर्फ इतना ही। तो शेर और शेरनियों जो वर्दी की तैयारी कर रहे हो, क्लास में आपको इसी तरह मज़ा आता रहेगा। मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मज़ा तो आएगा पढ़ने में, क्योंकि समझ में आएगा तो मज़ा आएगा। और पहली चीज़ यही होनी चाहिए, पहले हम क्या दिमाग लगा लेते हैं और वहाँ हमारी एनर्जी लूज हो जाती है। हमको एनर्जी लूज नहीं करनी, पहले तो मज़ा लेना है, मज़ा आएगा, उसके बाद दिमाग को लगाना है कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। तो आज इतना ही। शक्ति कुमार का हमने देख लिया, त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज ने निर्माण करवाया, और एक भोजसा था। शुरुआत होती है रण सिंह के बाद। उसके दो पुत्र थे, शेम सिंह और राहा। पुत्र शेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की और राहब ने राणा शाखा की शुरुआत की। शेम सिंह के दो पुत्र होंगे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। इनके बारे में हम कल से पढ़ेंगे। तो मित्रों, अगर आपको क्लास में वाकई में अच्छा लगा हो, मजा आया, तो इसको औरों तक शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, और इस चैनल को अगर आप और कुछ भी पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।